हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और आपकी जो ज्योग्राफी की क्लास है वो पर डे आपको मिल रही है और आज फिर से ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। आपकी जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की, और उसमें बता दिया था कि कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो रह गई हैं। तो आज उन महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात कर लेते हैं और आगे की फिर बात करते हैं। तो आइए, जो आपको ये 3 पहाड़ियाँ दिख रही हैं, मांडव पहाड़ी, वारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये तीनों आपको दिखाई दे रही हैं गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये कहलाता है कच्छ का क्षेत्र, और ये नीचे वाला क्षेत्र है ये कहलाता है सौराष्ट्र। तो गुजरात के सौराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एक तो गिर पहाड़ी, गिर और वारदा पहाड़ी और मांडव पहाड़ी। ये 3 पहाड़ी पहाड़ियाँ हैं जो फेमस हैं। सीधा पूछेगा आपसे कि मांडव पहाड़ी कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कौन से क्षेत्र में है? सौराष्ट्र। वारदा पहाड़ी सौराष्ट्र, गिर पहाड़ी सौराष्ट्र। बस इस गिर पहाड़ी में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो गिर पहाड़ी है वहीं पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गिर है, ये गिर पहाड़ी है। गिर पहाड़ी में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? शेर। कौन से शेर? एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है। तो एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं आपको? गुजरात में मिलते हैं। किस जगह मिलते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर पहाड़ी पर है। और गिर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में है। तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और एशियाई शेर पूरे एशिया में केवल भारत में मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ये केवल भारत में मिलते हैं। कहाँ? एशिया में। पूरे एशिया में केवल भारत में मिलते हैं। अफ्रीका में मिलते हैं, लेकिन हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप में एशियाई शेर केवल और केवल भारत में मिलते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। और वो भी कहाँ मिलेंगे? केवल गुजरात राज्य में। केवल गुजरात राज्य में, वो भी गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो आइए एक बार तीनों पहाड़ियों को मैं फिर से बता देता हूँ। बेसिकली आज एसएससी का रिजल्ट आ गया है, तो आप ध्यान रखेंगे एसएससी की जो मेरिट है बहुत हाई गई है। उम्मीद नहीं थी कि इतने लेवल तक चली जाएगी मेरिट, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा लेवल पर मेरिट पहुंची है। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं ठीक से। और तैयारी अब ऊपर से करने से नहीं काम चलेगा। अब तैयारी आपको एक बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। चीज़ों को अंदर तक समझना पड़ेगा आपको हर विषय में। यही नहीं कि जीएस, आपको जीएस भी अच्छी तरह से पढ़नी है। आपको हिंदी है वो भी अंदर तक पढ़नी है। अब एक बेहतर टीचर हिंदी का आप चुनिए जिससे आप हिंदी पढ़ें। एक बेहतर टीचर रीजनिंग का चुनिए जिनसे आप रीजनिंग पढ़ें। और एक बेहतर टीचर मैथ का चुनिए जिनसे आप मैथ पढ़ें। और जीएस हम आपको बेहतर पढ़ा ही रहे हैं। जीएस बहुत ज़्यादा एक पॉइंट आपको क्लियर करा रहे हैं। जहाँ से सवाल बनने की उम्मीद रहती है वहाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे बोल दिया है कि आप नोट्स बनाते समय थोड़ी सी जगह अपने पेजों में छोड़ते जाएंगे, क्योंकि यदि आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या कोई पेपर लगाते हैं पीछे का, और कोई पॉइंट ऐसा है जो हमने नहीं कराया, आपको मिल गया है, तो आप अपने नोट्स में उस पॉइंट को मेंशन कर सकें। क्योंकि ऐसे ही तैयारी होगी अब, क्योंकि पेपरों का लेवल दिन रोज बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन दिन रोज हाई होता जा रहा है। क्योंकि जगह
बेसिकली जगह पिछले की अपेक्षा ज़्यादा आ रही हैं, पिछले की अपेक्षा ज़्यादा जगह आ रही हैं, लेकिन जो जगह ज़्यादा आ रही हैं उसके अनुपात में कंपटीशन कई गुना बढ़ गया है। जनसंख्या, जो युवा जनसंख्या है, युवा जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। और आप जानते ही हैं कि अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू हुई है, ऑनलाइन भी अपने आप में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है बच्चों को घर बैठे, तो सब पढ़ रहे हैं इस समय। और ध्यान रखना, जो लगातार पढ़ेगा, ये नहीं जो कि वैकेंसियों का इंतजार करें आप। यदि आप वैकेंसियों का इंतजार करेंगे और सोचेंगे कि वैकेंसी आएंगी, फॉर्म भरेंगे, हम तब शुरुआत करेंगे पढ़ने की, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आपको अभी से पढ़ना है, बस आज तो आज, बस मुझे आज करना है और आज से ही शुरुआत करनी है। दिमाग में बस ये बसा लो कि बस मुझे एक बार वर्दी चाहिए, और दिमाग में यदि ये सपना बैठ गया कि वर्दी चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है कि सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को हमको सोने नहीं देते हैं। जो सपना आपने बना लिया एक बार के बस वर्दी चाहिए, तो बस उसके लिए उतनी मेहनत करो, 6 महीने से 1 साल तक उतनी मेहनत करो, उतनी मेहनत करो कि पहली बार में आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि आपने मेहनत की, एक बार नंबर नहीं आया, लेकिन मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप मेहनत करेंगे, एक न एक दिन सरकारी जॉब जरूर मिलेगी, 99% मिलेगी। 1% ऐसा चांस है कि यदि आपका लक काम नहीं कर रहा है, वो 1% रहता है। मेहनत 99% साथ देती है। तो मेहनत कीजिए बस, और बस ये समझ लीजिए बस आज मुझे आज से शुरुआत करनी है। कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना। अगर यदि कल के भरोसे कार्य छोड़ दिया, तो ये ध्यान रखना कि यदि आप सोच लिया कि हमें कल करना है, तो जैसे ही आप सोचेंगे कल करना है, आप एक दिन पीछे चले गए, क्योंकि आपने आज का काम कल के भरोसे छोड़ दिया। और ऐसे ही एक दिन करके आप दिन रोज पीछे ही होते जाएंगे। बस ये बना लो कि बस वर्दी चाहिए और मुझे काम आज से शुरू करना है, बस आज से मुझे पढ़ना है, तो बस आज से ही पढ़ना है। आइए अपनी क्लास पर वापस आते हैं। तो ये गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है, और सौराष्ट्र क्षेत्र में मांडव पहाड़ी मिलती है, बारदा पहाड़ी मिलती है और गिर पहाड़ी मिलती है। और गिर पहाड़ी पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। यहाँ एशियाई शेर मिलते हैं, और पूरे एशिया में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही एशियाई शेर मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, एशियाई शेरों के लिए ये फेमस है। और एक और बात ध्यान रखना, यहाँ एशियाई शेरों से, एशियाई शेर जो भारत में मिलते हैं और जो अफ्रीका में मिलते हैं, एक ही प्रजाति के हैं, एक ही प्रजाति के हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि अफ्रीका के शेर, ये मेंशन कर लेना कहीं, अफ्रीका के शेर भारत के जो एशियाई शेर हैं उनसे बड़े हैं, उनसे शरीर में बड़े हैं थोड़ा, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। आइए उसके बाद बात करते हैं, आपको ये ब्रैकेट में 4 पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, एक ये और एक ये है और एक ये है। ये चारों पहाड़ियाँ आपकी महाराष्ट्र में हैं, और इनसे बस सवाल यही पूछेगा कि अजंता की पहाड़ी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। गवेलगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र की पहाड़ी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और बालाघाट पहाड़ी कहाँ है, तो महाराष्ट्र, ये बालाघाट है, बालाघाट पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये चारों पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है बस। कि अजंता की पहाड़ी, तो अजंता तो वैसे भी याद रहती है, एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे, तो अजंता अपने आप ही याद हो जाएगा। और हरिश्चंद्र की पहाड़ी महाराष्ट्र में, गवेलगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र में, और बालाघाट पहाड़ी महाराष्ट्र में, ठीक है। ये पहाड़ियाँ रह गई थी आपकी महत्वपूर्ण, बाद बाकी की पहाड़ी तो हमने करा ही दी हैं। अनामलाई पहाड़ी, अन्नाईमुड़ी पहाड़ी, सेब्रो पहाड़ी, पालीकोंडा पहाड़ी सब करा दी आपको, चोटी भी करा दी, सब महत्वपूर्ण। यहाँ इसको समाप्त करते हैं, और आज बात करेंगे हम तटीय मैदानों की। आज बात करेंगे अब इसमें आगे तटीय मैदानों की। ये तो जो पर्वत दिखाई दे रहा है पश्चिमी घाट, ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, ये मैदान है। ये क्या है, मैदान है। इधर ऐसे ही जो पर्वत दिखाई दे रहा है ये पहाड़ियों में, तो इधर ध्यान देंगे आप, तो ये सब मैदान है। और इस मैदान को कहा जाता है तटीय मैदान। इस मैदान को क्या कहा जाता है, तटीय मैदान। इसके बाद मैं तुम्हें उत्तर भारत का मैदान भी समझाऊंगा आज। तो ध्यान दो,
ये वाला जो मैदान है इसको कहते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान, क्योंकि पश्चिम तट पर है। और ये वाला जो मैदान है इसको कहते हैं हम पूर्व तटीय मैदान, इसको कहते हैं हम पूर्व तटीय मैदान। तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ भी है करके, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, इसका एक पूछता है कि पश्चिमी तटीय जो मैदान है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो बस गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। पश्चिम तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। पूर्व तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये है हुगली, तो ये है हुगली के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। ये है हुगली के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। एक बात और, इन दोनों में अब तुलना की जाए तो ये अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा, और ये कम चौड़ा है। तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़ा है, ठीक है। तो पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है और पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। अब ये क्यों है? तो मैंने आपको बताया था कि जो पूर्वी घाट है ये कटा छटा है। महानदी ने किसको काट दिया? महानदी ने डेल्टा बना दिया, कृष्णा नदी ने बना दिया, गोदावरी ने बना दिया, कावेरी ने बना दिया। तो यहाँ डेल्टा हैं बड़े बड़े। डेल्टा क्या है? एक दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। तो आप जितना भी देखेंगे कि यहाँ पूर्वी तटीय मैदानों में धान बहुत अच्छा होता है। और इधर पश्चिम में पश्चिमी घाट कटा छटा नहीं है, पश्चिमी घाट कटा छटा नहीं है, ये सीधा खड़ा हुआ है। तो इससे निकलने वाली नदियाँ, मैंने बताया था पिछली क्लास में शायद, कि इससे निकलने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ऐश्वरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे नदियों ने इसमें पानी छोड़ा अपना समुद्र में, जैसे ही मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो ऐश्वरी का निर्माण करते हैं। इस वाली आकृति को हम ऐश्वरी या ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट कम चौड़ा है और पूर्वी घाट अधिक चौड़ा है। बस बेसिकली कारण यही है कि नदियों ने इसको काट छांट दिया है और यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण हो गया है, और डेल्टा बहुत ज़्यादा बीच में है, बहुत बड़े बड़े डेल्टा हैं, इसलिए इस तट की चौड़ाई, इस तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक हो गई है। तो दो बातें क्लियर हुई कि पश्चिमी तटीय मैदान की जो लंबाई है वो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूर्वी तटीय मैदान की जो लंबाई है वो हुगली के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। अब एक सवाल बनता है यहाँ से कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई कहाँ ज़्यादा है? अब हम इसकी बात कर रहे हैं, केवल इसकी चौड़ाई कहाँ ज़्यादा है? अधिक चौड़ा ये है, पूर्वी तटीय मैदान इससे अधिक चौड़ा है। लेकिन इसी में यदि पूछ ले आपसे कि पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ है, तो पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा चौड़ाई है नर्मदा और तापी के मुहाने पर, नर्मदा और तापी के मुहाने पर, नर्मदा और तापी के मुहाने पर। और कभी आपसे पूछ ले कि पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई कहाँ है, तो आप बता देंगे आराम से, जो तमिलनाडु का जो तट है वो सबसे अधिक चौड़ा है। तमिलनाडु का जो तट है वो सबसे अधिक चौड़ा है, मतलब कोरोमंडल तट सबसे अधिक चौड़ा है, ठीक है। और इसके बारे में और यहाँ दो चार बातें लिखी हुई हैं, मैं उनको समझा देता हूँ। पश्चिमी तटीय मैदान तो विस्तार है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, सबसे अधिक चौड़ा तापी और नर्मदा के मुहाने पर है ये। यहाँ की नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं, यानी ऐश्वरी बनाती हैं, ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे गुजरात में नर्मदा और तापी, नर्मदा और ताप्ती नदी, गोवा में मांडवी और ज्वारी, तो ज्वारी नदी के किनारे है पणजी, ठीक है। कर्नाटक में शरावती, जो शरावती पर एक भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है गरसोप्पा, वो शरावती नदी पर ही है कर्नाटक में। और केरल में है भरतपूजा और पेरियार नदी, ये फेमस नदियां हैं। वैसे तो यहाँ छोटी छोटी बहुत ढेर सारी नदियाँ बह रही हैं, लेकिन ये थोड़ा फेमस हैं, तो इसलिए अब ध्यान रखेंगे आप कि गुजरात के तट पर मुहाना बना रही है नर्मदा तापी, गोवा में मांडवी ज्वारी। ये पूछा जा सकता है कि ज्वारी नदी कहाँ बहती है, तो गोवा में बहती है। मांडवी नदी कहाँ बहती है,
तो गोवा में बहती है। जो भगवान राम थे उनके एक भाई थे भरत, तो भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। ध्यान रखना आप, ये जो मांडवी नाम है ये भरत की पत्नी का नाम है, नदी का भी नाम है ये। तो गोवा में कौन कौन सी नदी हैं? दो फेमस, मांडवी और ज्वारी। ज्वारी नदी के किनारे पणजी स्थित है, गोवा की राजधानी है। और कर्नाटक में एक शरावती नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, जो अरब सागर में मिलती है। और केरल में भरतपुजा और पेरियार हैं। ये सभी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में। अरब सागर ही तो है इधर, उधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये सभी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में। और अरब सागर में जो नदियाँ मिलेंगी वो ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करेंगी। ठीक है, पूर्वी तट की बात कर लेते हैं। विस्तार हुगली के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। सर्वाधिक अधिक चौड़ा तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। सिंपल सा है, यहाँ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। उसके बाद उड़ीसा में महानदी का डेल्टा बनाती है। फिर यहाँ नीचे उससे कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है तमिलनाडु में। तो ये सब नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, आइए अब बात करेंगे हम आज उत्तर भारत के मैदान की। आज बात करते हैं हम उत्तर भारत के मैदान की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आइए थोड़ा उत्तर भारत का मैदान भी समझ लेते हैं। देखो, मरुस्थल में ऐसा कुछ पढ़ाना नहीं है। मरुस्थल तो सिंपल सा है कि मरुस्थल में क्या है कि जहाँ पानी नहीं है, बस फसल नहीं हो पाती, और कटीली झाड़ियाँ हैं, वन नहीं उग पाते, इतना ही ध्यान रखना है। और एक आध आप पर कोई बुक हो तो उसमें थोड़ा देख लेना मरुस्थल को आप, जिसमें कैक्टस, नागफनी जैसे पौधे मिलते हैं जिनकी पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान, इससे पहले आपको दो तीन चीजें समझनी है। अब मैं ऐसे ढलान करके बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा थोड़ा समझना कि ये वाला पर्वत है, ठीक है, ये वाला है पर्वत, और फिर ऐसे ये मैदान आ गया। जैसे हमने पार किया, ये हिमालय है, ये हिमालय है, और हिमालय से नीचे आएंगे, मान लेते हैं, बस ऐसे ही समझो कि ये हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत से नीचे आ रहे हैं हम। तो मानो उत्तराखंड वाला हिस्सा, ये उत्तराखंड में, फिर नीचे उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो मैदान आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे मध्य प्रदेश में चले गए, तो हम ऐसे करके वर्टिकल दिखाया है आपको। तो जब भी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, जब भी हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं तो नदियों का बहाव बहुत तीव्र होता है, क्योंकि ढलान है, बहुत ज़्यादा ढलान पर ऐसे है। जैसे पानी भी देखा होगा आपने कभी कभी, आप पानी को ऐसे बहाएंगे तो धीमे धीमे जाएगा, थोड़ा ऐसे कर देंगे तो थोड़ा तेज़ी से जाएगा, और ऐसे कर देंगे तो बहुत तेज़ी से जाएगा, पानी एकदम बहुत तेज़ी से नीचे चला जाएगा। तो ढलान है यहाँ। ढलान पर जो नदियाँ होती हैं बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से बहती हैं, और क्योंकि तीव्र गति से बहती हैं तो इनमें गतिज ऊर्जा बहुत तेज होती है, जो हिमालय से, जो पहाड़ों से बड़े बड़े शिलाखंडों को काट कर ले आती हैं। ये बड़े बड़े शिलाखंडों को काट कर ले आती हैं। जब ये अपने साथ नदियाँ हिमालय से बड़े बड़े शिलाखंडों को काट कर लाती हैं, तो जैसे ही यहाँ आएंगी, यहाँ देखो इस जगह पर, तो इस जगह पर ढलान थोड़ा कम हो गया है, और जैसे ही ढलान कम होता है तो नदियों का वेग कम होगा, और नदियों में वेग कम होगा तो उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो पहले की बराबर ऊर्जा नहीं रहेगी, तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। भाई सिंपल सा है, ग्लूकोज ज़्यादा लोगे तो एनर्जी शरीर में ज़्यादा मिलेगी, ग्लूकोज ही शरीर को एनर्जी देता है, और ग्लूकोज कम मिलेगा आपको तो एनर्जी कम रहेगी। तो ढलान ज़्यादा है तो गति ज़्यादा, पानी की बहने की गति ज़्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी। यहाँ ढलान कम है तो वेग कम हो जाएगा, वेग कम होगा तो गतिज ऊर्जा कम होगी, और गतिज ऊर्जा कम होगी तो शक्ति अपने आप कम हो जाएगी।
तो जब ये हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं तो ये अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंडों को बहा कर लेके आती हैं। जैसे आपने देखा है, कभी मूवी में दिखाया जाता है ना कि पानी निकल रहा है, नीचे पत्थर हैं और पत्थर एकदम साफ दिख रहे हैं। वो कहाँ से आए पत्थर? यही नदियाँ ऊपर से बहा बहा के लाई हैं, उनको पहाड़ों को काट काट कर लेके आई हैं। तो नदियाँ इन शिलाखंडों को, अब यहाँ कम है तो यहाँ एक पत्थर आ गया, अब कोई नया पत्थर आएगा, इससे टकरा जाएगा, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, फिर ऐसे रुकते जाते हैं, ऐसे करके ये रुकते जाते हैं। अब पत्थर यहाँ एकत्रित हो गए। अब पत्थरों को इतना बहाव यहाँ कम है कि इन पत्थरों को नदियाँ आगे ढकेल नहीं सकती। तो क्या करती हैं नदियाँ? नदी आएगी, इससे टकराई। अब जैसे ही नदी इससे टकराएगी पत्थर से, तो पत्थर से टकराकर पानी बिखरेगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा पत्थर में, कुछ इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और अंदर ही अंदर पानी चलेगा। और जब अंदर ही अंदर पानी चलेगा तो फिर ये आगे निकलेगा अलग अलग से, अलग अलग से, और फिर आगे जाकर ये मिल जाएगा और फिर आगे एक ही नदी के रूप में ये बहने लगेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जैसे ही हिमालय से नदियाँ निकला कर आती हैं तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पत्थरों वाला, इस क्षेत्र को कहते हैं हम भांवर प्रदेश। इस क्षेत्र को कहते हैं हम भांवर प्रदेश। और जो वितरकाओं में जो नदियाँ दिखाई दे रही हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को कहते हैं हम तराई, तराई क्षेत्र। और जैसे ही ये नदी एक में आ जाती है और अपनी मुख्य धारा में बहने लगती है, और तो ये कहलाता है मैदान। तो ये मैदान में आ जाती है और ये कहलाता है मैदान। तो आपको ये तीन शब्द हैं, एक भांवर प्रदेश, एक तराई प्रदेश और एक मैदान क्षेत्र। मैदान क्षेत्र। आइए मैं इसको एक बार और आपको बना के समझा देता हूँ, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ से सवाल बनते हैं और आगे बनते भी रहेंगे। और अब तो आपको डिटेल में ही पढ़ना है बढ़िया तरह से, चाहे समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन पढ़ना डिटेल में है, क्योंकि एसएससी की मेरिट ने बच्चों के उसे ला दिए हैं, बहुत ऊंचा गई है सोचने के लेवल से, ये आप जानते ही हैं। उम्मीद नहीं थी कि मेरिट इतना ऊंचा चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। भाई ये तो यही दर्शा रहा है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मान लो ये भारत है, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये यहाँ क्या है, ये है हिमालय। ये हिमालय पढ़ाया था या नहीं? तो हिमालय ऊंचा है भाई, बेसिकली पर्वत है तो ऊंचा ही होगा। अब जैसे ही हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं, ऐसे ऐसे ढरक के आएंगी, ये नदियाँ आ रही हैं निकल के, ये नदियाँ आ रही हैं तो शिलाखंडों को लाती हैं बहाकर, यहाँ जमा कर देती हैं ये शिलाखंडों को। ये शिलाखंड जमा कर दिए, अब आगे निकलेगी वितरकाओं के रूप में, ऐसे करके, क्योंकि पानी टकराएगा तो तितर बितर हो जाएगा वो, तो फिर ये एक धारा में आ जाएगा पानी सब, और ये नदी मुख्य दिशा में बहने लगेगी। इस वाले क्षेत्र को कह देते हैं तराई, और इस वाले जो हाँ बड़े बड़े पत्थर जमा हैं इसको कह देते हैं भांवर, और इसको कह देते हैं मैदान। क्योंकि मैदान एकदम प्लेन होता है तो नदियों का वेग भी बहुत कम होता है, और नदियाँ अपने विसर्प के रूप में बहती हैं ऐसे मैदान में। विसर्प का मतलब होता है सर्प के आकार में, सर्प जैसे ऐसे चलता है ऐसी नदियाँ चलती हैं। आपने देखा होगा सामान्यतः नदियों में कभी देखेंगे आप तो ऐसे गई फिर ऐसे आ गई मुड़ के, ऐसे आ गई ऐसे आ गई, ऐसी नदियाँ बहती हैं। तो यही मैं समझा रहा था यहाँ कि ये हिमालय है, हिमालय से जैसे ही नदियाँ आएगी तो अपने साथ जैसे ही तीव्र शिलाखंडों को लाती है अपने वेग के साथ, तो शिलाखंड यहाँ जमा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ का वेग कम हो जाता है, क्योंकि ढलान कम है तो वेग कम है, तो पानी में इतनी ताकत नहीं रहती कि उसको आगे बढ़ा पाए। अब आप समझिए कि मान लो ये पत्थर हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं, अब कोई नदी आ रही है यहाँ से, अब इस पत्थर से टकराई और ये ऊपर हैं
चिट्टा लगा हुआ है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे। तो ये क्या करेगी कि पानी इधर निकलेगा, कुछ इधर। अब 2 धाराओं से निकला, फिर आगे टकराएगी, इधर जाएगा पानी, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अंदर ही अंदर पानी पत्थरों में नीचे बहेगा, और जैसे ही पत्थर समाप्त होंगे तो यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आ जाएगी, और फिर ये मुख्य धारा में बहने लगेगी। तो दोबारा से समझ लिए कि जहाँ ये नदियाँ पत्थरों को काट कर बहा कर लाती हैं और जहाँ ये रख देती हैं, उसको कहते हैं हम भामर प्रदेश, और इसको कह देते हैं हम तराई प्रदेश, और इसको आगे कह देते हैं मैदान। उत्तर भारत का मैदान यही है। और अब एक एक करके थोड़ा इनकी कंडीशन समझ लीजिए। एक हेडिंग डाल लीजिए, भामर प्रदेश, भावर प्रदेश। तो जो भामर प्रदेश है, तो जो भामर प्रदेश की जो चौड़ाई है वो लगभग 12 किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे, इसकी चौड़ाई 12 किमी है। औसतन है ये, कहने का मतलब है नदियाँ लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में इनको जमा कर देती हैं, इन पत्थरों को, इन शिलाखंडों को। 12 किलोमीटर दूर तक इतना तीव्र वेग होता है नदियों में कि यहाँ इस पत्थर से लेकर इस पत्थर तक की दूरी 12 किलोमीटर है। अब दूसरी इसकी विशेषता है कि नदियाँ यहाँ पत्थरों में अंदर बहती हैं। यहाँ भामर प्रदेश में नदियाँ शिलाखंडों में अंदर बहती हैं, दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, अंदर बहती हैं, और ये नदियाँ यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो ये 2 विशेषता इसकी आप ध्यान रखेंगे, ये 2 विशेषता इसकी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, भामर प्रदेश के बाद आ जाता है तराई, तराई क्षेत्र। तो जो तराई क्षेत्र है, अब ध्यान से देखेंगे आप कि नदियाँ यहाँ से आ रही है निकल के, यहाँ से आ रही है, यहाँ से, चारों तरफ से नदियाँ की जो वितरकाएँ हैं वो निकल के आ रही हैं। तो चारों तरफ से जब निकल के आती हैं तो पानी चारों तरफ रहेगा, तो यह एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती हैं। तो तराई क्षेत्र लिख लो, यह एक दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र होता है, यह एक दलदली क्षेत्र होता है। नदियां यहाँ भामर प्रदेश से वितरिकाओं के रूप में निकलती हैं, नदियां यहाँ भावर प्रदेश से निकलकर वितरिकाओं के रूप में बहती हैं, वितरकाओं के रूप में बहती हैं, और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जब दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है तो ध्यान रखेंगे यहाँ धान की खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ धान की खेती अच्छे पैमाने पर होती है, यहाँ धान की खेती अच्छे पैमाने पर होती है। अब जहाँ धान की खेती होगी तो वहाँ से निकलेगी मीथेन, वहाँ से निकलेगी मीथेन। तो ध्यान रखेंगे आप, धान की खेती से मीथेन निकलती है, धान की खेती से मीथेन निकलती है। और मीथेन कहाँ से निकलती है? तो गोबर होता है, जो पशुओं का जो गोबर होता है, तो पशुओं का जो गोबर होता है उससे भी मीथेन निकलती है। जो महिलाएं उबले जो पाती हैं, जिन्हें कंडे कहते हैं, तो उन कंडों को जब लगाया जाता है सुखाने के लिए तो उससे भी मीथेन निकलती है। जहाँ कीच होती है, कीचड़ होती है, सड़ी गली जो वस्तुएं होती हैं, वहाँ से भी मीथेन निकलती है। धान के खेत से मीथेन निकलती है। और आपने देखा होगा पशुओं को जुगाली करते हुए, जुगाली कहते हैं, जैसे पशु है, पशु ने चारा खा लिया, चारे के बाद वो आप दूसरी जगह जब उनको बांधते हो खोलकर, तो अपना बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं। मुंह चलाएंगे, झाग से निकलते हैं उनके छोटे छोटे थोड़े थोड़े, उसको कहते हैं जुगाली, मुंह चलाते रहते हैं। तो वो अपना खाने को अंदर पचा रहे हैं और खाना अंदर सड़ता है, तब पचता है वो। तो जब सड़ता है तो फिर मुंह से जब जुगाली करते हैं तो मीथेन निकालते हैं।
तो मीथेन भी निकलती है यहाँ से। और यहाँ दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा कीचड़ सा ऐसा रहता है, तो यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो तराई क्षेत्र है ये मानवों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है, यह मानवों के रहने के अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। अब अनुकूल नहीं है क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा, और जाए सिंपल सा है कि जहाँ मच्छर ज़्यादा होंगे तो मच्छर कई रोगों का वाहक होता है। जैसे डेंगू सबसे बहुत खतरनाक बीमारी है। डेंगू का आज तक परमानेंट इलाज नहीं है कोई, बस डॉक्टर्स हैं जो अपना दवा दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बस इतना ही है कि डेंगू कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन परमानेंट अभी तक कोई इलाज नहीं है डेंगू का। मलेरिया है, मलेरिया का इलाज है परमानेंट, लेकिन फिर भी मलेरिया किससे होता है? मच्छरों के काटने से। डेंगू किससे होता है? मच्छरों के काटने से। तो डेंगू अपने आप में एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ कीड़े मकोड़े और रोगों के वाहक, मच्छर, और इस क्षेत्र में सांप भी बहुत मिलते हैं जहरीले, क्योंकि सांप जो है थोड़ा ठंडे इलाके में रहना पसंद करता है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र है, थोड़ा ठंडा रहता है, तो इस वजह से यहाँ जहरीले सांप भी मिलते हैं। तो ये क्षेत्र इसलिए मानवों के रहने के अनुकूल नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, जनसंख्या ही इतनी बढ़ गई है देश की कि जगह ही कम पड़ रही हैं, रोड इतने निकल रहे हैं, एक्सप्रेस वे इतने निकल रहे हैं, मानव जो बस्तियां हैं, गांव आप देखेंगे कि गांव दिन रोज बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इतना ज़मीन को घेरा जा रहा है कि सोचोगे आने वाले 50 साल में क्या होगा, कहाँ कृषि होगी, फिर क्या घर की छतों पर कृषि की जाएगी, पता नहीं। अब दिन रोज देख रहे हैं छोटे छोटे शहर थे आज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। सिंपल सा है कि एक सिंपल सा उदाहरण है कि मथुरा और वृंदावन में एक समय 12 किलोमीटर का अंतर था, एक खेत थे 12 किलोमीटर, और आज पता नहीं कहाँ से वृंदावन शुरू हो गया, कहाँ से मथुरा शुरू हो गया। तो सोचो कि बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। जब भी आप दिल्ली जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि नोएडा के बाद दिल्ली कहाँ से शुरू हो गया, फरीदाबाद के बाद, गुड़गांव के बाद दिल्ली कहाँ से शुरू हो गया, गाजियाबाद कहाँ से शुरू हो गया, सब सटे हुए हैं, कोई पता नहीं है। आबादी ही इतनी होती जा रही है। आइए बस भामर क्षेत्र की पता चल ही गई आपको, चौड़ाई 12, हाँ इसकी चौड़ाई भी लिख लेना, इसकी औसतन चौड़ाई है 20 किलोमीटर, इसकी औसतन चौड़ाई 20 किमी है, इसकी औसतन चौड़ाई 20 किमी है। तो भामर प्रदेश की बात की, तराई प्रदेश की बात की, अब बात करेंगे मैदान की। मैं ये हटा देता हूँ, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। नदियाँ जब बहुत तीव्र गति से निकलती हैं पहाड़ों से, तो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड लेकर आती हैं, और शिलाखंडों को जिस जगह पर वो जमा कर देती हैं, पानी में इतनी ताकत नहीं रहती कि उनको आगे बहा ले जाए, तो उसी क्षेत्र को हम भामर प्रदेश कहते हैं। और भामर प्रदेश की जो चौड़ाई है वो लगभग औसतन 12 किमी है, और नदियाँ इन फिर शिलाखंडों में अंदर बहने लगती हैं, दिखाई नहीं देती, और जब आगे ये अपने अंदर से वितरकाओं के रूप में निकलती हैं तो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, लगभग औसतन 20 किलोमीटर तक, जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। और इससे आगे आ जाता है मैदान। और मैंने आपको पढ़ाया था तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बाद असम हिमालय लग जाता है। तो ये जो आपको क्षेत्र मिलेगा, ये भामर प्रदेश, तराई प्रदेश, ये मैदान, तो ये बेसिकली आपको तीस्ता नदी तक ही मिलता है। कहाँ तक मिलता है, कभी पूछ ले कि भामर प्रदेश या तराई प्रदेश कहाँ तक मिलते हैं ये, तो आप लिख लेना कहीं तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक मिलते हैं, क्योंकि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। तो इतना आपको इसमें पढ़ना था, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। अब बात करेंगे मैदान की। तो एक बार आप मैदान समझ लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। 2-3 बातें मैदान में हैं, फिर उसके बाद क्लास को यहीं रोक देंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस पढ़िए,
यदि आपको सरकारी जॉब, देखो घर वालों को बेवकूफ़ मत बनाइए बस। यदि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो घर वालों से सीधी बोल दो कि भाई हम पढ़ नहीं पाएंगे, आप पैसा मत खर्च करो हम पर। कम से कम घर वालों को तसल्ली मिल जाएगी कि कितना अच्छा बच्चा है हमारा, कि यदि पढ़ नहीं पा रहा है तो हमसे साफ मना कर दिया, पैसे नहीं फालतू में खर्च कर रहा है, उस पैसे को आप पढ़ने में खर्च कर रहे हैं व्यर्थ में। इससे अच्छा है कि उससे आप एक छोटा सा कोई बिजनेस चलाएं, और उस बिजनेस को ही फिर धीमे धीमे बढ़ाएं, क्योंकि जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जीवन इतना सरल भी नहीं है कि ऐसे जिया जाए, जीवन बहुत कठिन है, लेकिन तरीके से जिए तो जीवन से अच्छा फिर कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर हाथी है, सबसे तेज फुर्तीला दौड़ने वाला चीता है, उड़ने वाले पक्षी हैं, सबसे जहरीला सर्प है, फिर भी प्रकृति पर राज कौन कर रहा है? मानव। तो सबसे कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि सभी जंतुओं में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला हो। मानव भी तो एक जंतु है, कोई क्वालिटी नहीं है जो अपने आप में कुछ विशिष्ट हो, लेकिन प्रकृति पर राज कर रहा है। प्रकृति ने बनाया है मानव को बस इसीलिए कि यदि आप एक बेहतर तरीके से अपना जीवन जिएंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, और यदि आप हवाबाजी करेंगे तो फिर ज़िंदगी एक बोझ बन जाएगी। आइए मैदान की बात करते हैं। मैदान, और ये है उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत में मैं समझा दे रहा हूँ, अब ध्यान रखेंगे आप। ये भितरकाओं में जो नदी आ रही थी, ये जो भितरकाओं में जो नदी आ रही थी तराई से, अब ये क्या हो गई है? अब ये एक बन गई है, अब ये एक बन गई है, और यहीं से शुरू हो जाता है तुम्हारा मैदान। यहाँ से शुरू हो गया मैदान। ये क्या है? तराई। तराई के बाद ही तो आएगा मैदान। अब आप कभी भी किसी नदी में गए हों, किसी नदी में नहाने गए हों, या सिंपल सा देखा भी होगा कि जब भी नदी का क्षेत्र आता है तो वहाँ कुछ जगह खड्डे आ जाते हैं, खड्डे आ जाते हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ऐसे आने लगते हैं। तो पुराने समय में जो नदियों का बहने का जो क्षेत्र था, पुराने समय में जो नदियों के बहने का क्षेत्र था इतना बड़ा था, ठीक है। अब नदी इतने बीच में बह रही है, नदी इतने बीच में बह रही है। अब नदी में आ गई बाढ़। अब ध्यान से समझना है इसे, नदी में आ गई बाढ़, और जब इतने क्षेत्र में बह रही है और नदी में बाढ़ आ गई तो पानी पहुंच गया यहाँ तक, पानी पहुंच गया बाढ़ का यहाँ तक। ये बाढ़ का पानी है, ठीक है। ये वाली नदी है, ये वाली इतने बीच में जो बह रही है, और बाढ़ का पानी पहुंच गया वहाँ तक। तो जब बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँचा तो बाढ़ कुछ दिन में समाप्त हो जाती है, 15 से 20 दिन में। तो यहाँ पानी जमा हो गया, और जब बाढ़ आती है तो आप देखते हैं कि अपने साथ जो पानी आता है इतनी उसमें मिट्टी आती है, एकदम से पानी का कलर मिट्टी जैसा दिखाई देता है, क्यों? पहाड़ों को काट कर लेके आती है, धूल मिट्टी सबको उठा ले लाती है अवसादों को, और फिर यहाँ पानी भर जाता है तो यहाँ जो धूल आती है उसके साथ जो मिट्टी आती है वो यहीं पर जमा हो जाती है। वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, उसमें बहुत पोषक तत्व खनिज होते हैं, क्योंकि पहाड़ों की खनिजों को काट कर ला रही है चट्टानों को, चट्टानों में खनिज होते हैं। अब आप देखेंगे कि अब नदी जो पहले इतने बीच में बह रही थी अब वो इतने बीच में हो गई है, छोटी सी बीच में। अब जो बाढ़ आती है तो अब बाढ़ का पानी पहुंच पाता है इतने बीच में, इतने बीच में। अब यहाँ इतना क्षेत्र है और यहाँ इतना क्षेत्र है, तो बेसिकली वर्तमान में ये स्थिति है। आज से 50-100 साल पहले की ये स्थिति थी। दिन रोज नदियों में पानी कम होता जा रहा है, नदियों में पानी दिन रोज कम होता जा रहा है। तो अब वर्तमान स्थिति ये है, पुराने ज़माने में 100-150 साल पहले की स्थिति ये थी। अब ध्यान से समझो, अब हम इस क्षेत्र को इतना बड़ा कर दें तो ये क्षेत्र हो जाएगा इतना बड़ा, इतना बड़ा हो गया। अब पुराने ज़माने में बाढ़ का पानी आता था यहाँ तक, और अब कहाँ तक आ रहा है? अब आ रहा है यहाँ तक, तो जगह कम हो गई है।
अब यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच रहा, यहाँ तक बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँच रहा है। तो जहाँ पुराने समय में बाढ़ का पानी पहुँचता था, अब नहीं पहुँच रहा है, उसको कहते हैं हम बांगर। और जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच रहा है अब भी, उसको कहते हैं हम खादर, उसको कहते हैं हम खादर। अब ध्यान से सुन लो, आज से 100 से 150 वर्ष पहले नदियों के बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँचता था और वर्तमान में नहीं पहुँचता है, तो वो है बांगर। और वर्तमान में जहाँ तक पानी पहुँच रहा है बाढ़ का, वो है खादर। बेसिकली बांगर और खादर ये मैदान के दो पार्ट हैं। मैदान को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक बांगर और एक खादर। तो बांगर की विशेषता है कि यहाँ बाढ़ का पानी पहले पहुँचता था, अब नहीं। और खादर में हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है। तो खादर में हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है और बांगर में यहाँ बाढ़ का पानी पहले पहुँचता था, अब नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो बांगर और खादर आपके क्लियर हुए कि मैदान को दो भागों में हम बांटते हैं, एक बांगर और एक खादर। अब जब यहाँ हर साल पानी पहुँचता है तो हर साल नई मिट्टी आती है बाढ़ के साथ, और जो मैदान में जो मिट्टी मिलती है उसको हम जलोढ़ के नाम से जानते हैं। मैदान में जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है जलोढ़ मिट्टी। इससे आगे पढ़ेंगे आप मिट्टियाँ 8 तरह की हैं भारत में, तो सबसे उपजाऊ जो है वो जलोढ़ है। बस इतना ध्यान रखेंगे अभी आप। सबसे उपजाऊ कौन सी मृदा है? जलोढ़। बस इतना ध्यान रखो कि एक तरह की मिट्टी होती है जो सबसे उपजाऊ होती है, उसको हम जलोढ़ कहते हैं। तो मिलती कहाँ है? मैदानों में मिलती है। कहाँ मिलती है? मैदानों में मिलती है। तो जो बांगर में है तो बाढ़ अब पहुँच नहीं रही, तो मिट्टी पुरानी हो गई है, तो इसमें मिलती है पुरानी जलोढ़ बांगर में। कौन सी? ये हटा देता हूँ मैं। आप समझिए, यहाँ इसको बांगर की विशेषता क्या है कि यहाँ पुरानी जलोढ़ है। ये सब आपको लिखना है। और यहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता, यहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता है। यहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता है। और एक विशेषता है कि आप जब भी जाएंगे तो जहाँ नदी बह रही है उससे 1-2 किलोमीटर पहले से ही खाड़ खबड्डे से जो होते हैं, गड्ढे से जो होते हैं ऊंचे नीचे, तो वो शुरू हो जाते हैं। और उनमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे इतनी मोटी मोटी आपको कंकड़ की जो डेलियाँ मिलती हैं। आपको जो कंकड़ की डेलियाँ मिलती हैं तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो मिट्टी की जो गुत्थी होती है, छोटे छोटे जो कह सकते हैं आप उनको, क्या कह सकते हैं, मिट्टी की जो इतनी मोटी मोटी कंकड़ से होते हैं। तो आप इसमें लिख लो कि इसमें कैल्शियम, वो कैल्शियम के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। आप थोड़ा उनको हाथ से दबाएंगे तो मिट जाते हैं, थोड़ा तेजी से, ताकत से। तो बांगर प्रदेश में आप इतना ही ध्यान रखेंगे। बांगर में देखो उसका तराई से ऊपर है भामर, ये कंफ्यूज मत होना, ये भामर है और ये बांगर है। यहाँ बड़े बड़े शिलाखंड मिलते हैं आपको,
तो ये भामर और ये है बांगर। ये मैदान का एक प्रकार है। मैदान दो प्रकार का होता है, बांगर और खादर। ठीक है, तो बांगर की विशेषता क्या है, यहाँ पुरानी जलोढ़ है और यहाँ पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खादर की। तो खादर में तो हर साल बाढ़ आती है, तो यहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है। एक क्वालिटी दूसरी है, यहाँ हर साल आएगी तो मिट्टी अपने साथ हर साल लेके आएगा पानी। तो यहाँ नवीन जलोढ़ मिलती है, नवीन जलोढ़ मिलती है, यहाँ नवीन जलोढ़ मिलती है। और नवीन जलोढ़ सबसे उपजाऊ होती है। और आप इतना तो जानते ही हैं कि गंगा यमुना का जो मैदान है उसमें सभी फसलें आपकी होती हैं। गेहूँ भी होता है, चावल भी होता है, तुम्हारा आलू भी होता है, गन्ना भी होता है, सब फसल सामान्यतः यहाँ होती हैं। ठीक है, इसमें कोई फसल वाली कोई विशेष बात है नहीं। तो आपको उत्तर भारत का मैदान भी पता चला आज कि मैदान, हाँ एक बात लिख लो बस, उत्तर भारत के मैदान में जब ये थोड़ा सपाट है, इसकी जो ढलान है वो कम है, तो नदियों का जो वेग है बहुत कम हो जाता है और नदियाँ अपने विसर्प के रूप में बहती हैं। तो कहीं स्टार लगा कर लिख लेना, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, एक स्टार लगाओ और लिखो। उत्तर भारत के मैदान में नदियाँ विसर्पों के रूप में बहती हैं क्योंकि मैदान का ढलान बहुत ही कम है। क्योंकि मैदान का ढलान बहुत ही कम है। मैदान एक समतल संरचना है। ठीक है, मैदान एक समतल संरचना है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आपके लिए। एक ही क्लास में आपके जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको हम करवा देंगे और दर्रों के बाद फिर सीधा प्रवेश कर जाएंगे हम आपके अफवाह तंत्र में। ठीक है, क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो और अपने जो दोस्त हैं, आपके जो साथी हैं, उनसे भी कह दो अब कि मेरिट बहुत ऊंची जा रही हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब तैयारी बेहतर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़ो आप, जहां आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये अध्यापक बेटर पढ़ा रहा है, उससे पढ़ो आप, लेकिन पढ़ो रेगुलर। तो बस इसी के साथ क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।